बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिल्कुल मायूस नहीं कर रही इम्पोर्टेड सरकार। जैसा जैसा इनके बारे में हम आपको बता रहे थे, जैसा सोच रहे थे, क्योंकि मेरा बड़ा तजर्बा है इनको जानने का। मैं रिपोर्टिंग करता था इनके लिए, यहाँ PMLN की बीट मेरे पास थी, मैं इनको रिपोर्ट करता था। फिर मैंने पंजाब असम्बली को बहुत रिपोर्ट किया है, फिर इस्लामाबाद में बहुत रिपोर्ट किया। मैं इनको जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये वही कुछ करेंगे जो इनको करना है। ये अवाम के रिलीफ के लिए नहीं आए। सिर्फ ऐसे ट्रक हैं जिनके ऊपर ये बैठे हुए थे, जिस पे लिखा हुआ था महंगाई मुकाओ मार्च। इनका कोई चक्कर नहीं, अवाम को मुकाने के लिए आए हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन जो काम इन्होंने डाल दिए हैं ज़रा वो आप देखें। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुआ। कल जो असेंबली में इन्होंने कार्रवाई डाली थी, उससे पहले आपको याद होगा 22 तारीख को इन्होंने कैबिनेट में अप्रूवल ले लिया था नैब के कवानीन बदल देने का। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। ये 3 बड़े फ़ैसले ये पहले कर चुके थे। फिर ये लेकर आए पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, वहाँ से इन्होंने किया, और अब ये सेनेट के अंदर आए और कसरत राय से इन्होंने इंतखाबात का तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर दिया, जबकि नैब के पर भी इन्होंने काट दिए हैं। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके बिल की कापियाँ फाड़कर हवा में लहरा दी। क्या मुखालफत करेंगे यहाँ पे? यानी वहाँ पे सेनेट के अंदर मौजूद हैं PTI के लोग। अब वो कितनी मुखालफत कर सकते हैं? नंबर गेम बिल्कुल उलट चुकी है, क्योंकि MQM भी वहाँ चली गई, काफ लीग भी वहाँ चली गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वहाँ चली गई, तो सारे वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात उठाए हैं। इस तरह नैब तरमीमी बिल 2022 भी कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला से मंजूर करवा लिया गया। यानी जो नैब के पर काटे थे कल कौमी असम्बली ने, आज उसको नैब ने उसके ऊपर स्टैंप कर दी और उसको मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने दोबारा एहतजाज किया। वही PTI के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, बेचारे क्या एहतजाज करेंगे। और इसके बाद महंगाई की सूरत हाल के ऊपर हुकूमत पे तनकीद की उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर आपको पता है कि एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर जरका खान साहिबा हैं और दीगर कुछ और सेनेटर मौजूद थे। उन लोगों ने बात की, लेकिन बात कहाँ सुनी जाती है वहाँ पे। तो अपनी जो कार्रवाई डालने के लिए ये इम्पोर्टेड सरकार आई थी, वो कार्रवाई इन्होंने डाल दी है। अब एक और ख़बर आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले इम्पोर्टेड सरकार की कारस्तानियाँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, ये इजाफा 30 रुपये लीटर हुआ है, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो IMF के साथ एक घटिया नौइयत की डील की है। यानी मुझे याद है जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर IMF से डील हो रही थी, तो IMF ने कहा था कि आप 30 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दें, हम आपको $1 अरब देंगे। लेकिन इमरान खान ने वो कीमत नहीं बढ़ाई और $1 अरब ले भी लिया था। इस मरतबा ये जो डील करके आए हैं, ये 60 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने वाले हैं। 60 रुपये लीटर से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 15 दिन के बाद एक और झटका देना पड़ेगा, चाहे इनकी हुकूमत मौजूद हो चाहे मौजूद ना हो, लेकिन डील हो चुकी है, वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। पहले इनको 28 से पहले कीमत बढ़ानी थी, अगली कीमत इनको 15 दिनों के अंदर अंदर बढ़ानी है। बजट आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत खौफनाक हकायक मौजूद हैं और अवाम के ऊपर महंगाई का एक खौफनाक तूफान आने वाला है, क्योंकि जो संभलती हुई इकॉनमी थी उसको इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो उसे महाना 120 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। और जो सस्ता पेट्रोल वहाँ से मिलने वाला था रूस से, उसको इन्होंने खुद छोड़ दिया। यानी इंडिया ने पेट्रोल रूस से सस्ता लिया, अपने लोगों को सस्ता दिया। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते पेट्रोल की बातचीत की, बात बन गई, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यहाँ पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया और रूस के साथ पेट्रोल का और गंदम का दोनों मुआहदे ख़त्म कर दिए। और पेट्रोल नहीं महंगा हो रहा, इधर आटा भी महंगा हो रहा है। ज़रा ये भी आप खबर अभी सुन लें। तो दोबारा से 15 दिन के अंदर अंदर 30 रुपये लीटर फिर बढ़ जाएगा। ये एक नया बोझ पब्लिक के ऊपर आ रहा है। फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां भी की जा रही हैं। 4 मरतबा बिजली महंगी हो चुकी है जब से ये हुकूमत आई है। 4 मरतबा इन्होंने बिजली महंगी की है, 5वीं मरतबा दोबारा IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे पर बातचीत हुई है। बिजली टैरिफ में इजाफा 20 टैरिफ और सेमाई एडजस्टमेंट में किया जाएगा। यानी अब 7 रुपये बिजली के यूनिट की कीमत में भी मुबैना तौर पे इजाफा होने जा रहा है। IMF ने कहा कि 2,600 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं, उस पर में शदीद तशवीश है और आप जो है वो बिजली को मज़ीद महंगा करें।
अब मिफ्ता इस्माइल थोड़ा अर्सा पहले कहते थे कि बिजली का यूनिट होना चाहिए 12 रुपए का, बिजली का यूनिट होना चाहिए टोटल 12 रुपए का। लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने पहले से कीमत दुगनी कर दी है बजाय कम करने के, और अब उसके ऊपर 7 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ा रहे हैं। तो जब बिल आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर पर आटा भी महंगा हो गया है, और आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ वो ये है कि 20 किलो का थैला 180 रुपये मजीद महंगा हो गया है, जबकि 10 किलो का थैला भी जो है वो 90 रुपये, उसके अंदर भी इजाफा हो गया है। तो ये यूटिलिटी स्टोर बता रहा हूँ, ओपन मार्केट नहीं बता रहा, वहाँ गरीबों के लिए आटा होता है। तो यूटिलिटी स्टोर पे, और आटे की क्वालिटी भी आपको पता है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कैसी होती है, किस तरह का आटा वहाँ बेचा जाता है। बहरहाल यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी आटा महंगा कर दिया गया है। बाहर तो आटे को वैसे ही हाथ नहीं लगा सकता गरीब आदमी, जो सूरत हाल ये बनाते चले जा रहे हैं। लोग 2-2 किलो 4-4 किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इस तरह लोग अब आटा लेकर जा रहे हैं, थैली लेकर भी नहीं जा रहे, जिस तरह कीमत बढ़ा रहे हैं। और घी की कीमत में तकरीबन 15 रुपये दोबारा इजाफा हो गया है। ये धरने के दिनों में इन्होंने खामोशी के साथ इजाफा किया है, और वो भी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। पहली मरतबा पाकिस्तान में भिखारियों को ये पता चल रहा है कि तेल जो है वो गवाल मंडी से नहीं निकलता, तेल जो है वो आलमी मंडी से आता है। यानी इससे पहले तो इनको ऐसा लगता था कि गवाल मंडी से शायद तेल निकलता है पाकिस्तान में, और वहाँ से तेल निकाल के पाकिस्तान को बेचा जाता है, तो जितने मर्जी का बेचें। भाई तेल आलमी मंडी से आता है, उसके मुताबिक कीमत एडजस्ट होती है। इमरान खान ने रशिया से सौदा किया था और पब्लिक को एक रिलीफ देने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका के आगे लेट गए पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सारे करता धरता, और उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। और अब लोगों को तेल पेट्रोल 200 रुपये से भी महंगा खरीदना पड़ेगा आने वाले दिनों में। वो इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार बाकायदा ये फैसला कर चुकी है और IMF के साथ ये डील कर चुकी है, अब आप जो मर्जी कर लें। अपनी मर्जी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को चेयरमैन नैब लगाने का भी फैसला कर लिया गया। ये एक चीज़ रह गई थी, और 2 तारीख से पहले इन्होंने ये भी करना है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 तारीख तक हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन अगर नहीं जाएगी तो फिर इमरान खान फिर आएगा, वो वापस आएगा, वो बार बार आएगा, वो मुड़ के इनके ऊपर अटैक करेगा, और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो इम्पोर्टेड सरकार को घर नहीं भेज देता। अच्छा, इस पर मुशावरत राजा रियाज की और शहबाज शरीफ की हो रही है, इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। यानी राजा रियाज अपने मुंह से कहते हैं कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। पहले ये आदमी अपने मुंह से कहता था कि इमरान खान को निकालने के बाद 1 मिनट के बाद इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो दिया नहीं, वही मौजूद है, बल्कि अपोजिशन लीडर बन के बैठ गया है। और अब राजा रियाज ने शहबाज शरीफ से MNA का टिकट लेना है, और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर तय कर रहा है कि चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए, और अहम तैनातियां कर रहा है राजा रियाज। अब यहां से आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी मुनाफकत इस कौम के साथ हो रही है। क्या अदालतें इसके ऊपर नोटिस लेंगी? जो 3 नाम जिनके ऊपर गौर किया गया है, उनमें एक फवाद हसन फवाद है, जो नैब का मुलजिम, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान जनाब, आप जानते हैं उनको, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके भी PDM की जमातों के साथ, और साबिक DG FIA बशीर मेमन, आप जानते हैं इमरान खान साहब के बड़े सख्त मुखालिफ हैं, और शहबाज शरीफ वगैरह को बचाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। तो ये 3 नाम लिए गए, और तीनों जो हैं वो इंतहाई वफादार लोग हैं शहबाज शरीफ साहब के, जिनको नैब का चेयरमैन बनाने पे गौर किया जा रहा है। ये मुखालिफिन का बाजू मरोड़ेंगे, उनको तंग करेंगे और अपने केसेस ख़त्म करेंगे। और एक नई चीज़ शामिल कर दी है इन्होंने, जो नैब के कानून में इन्होंने तरमीम की है, एक ऐसी चीज़ शामिल की है कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी वारदात डाली है खुफिया कि आप परेशान हो जाएंगे। वारदात सुने क्या है। चेयरमैन नैब किसी भी मुलजिम को मशरूत या मुकम्मल माफ़ी दे सकते हैं। ये तरमीमी बिल में नई तजवीज़ इसके अंदर आ गई है। यानी मुलजिम केस से मुताल्लिक शवाहिद और मुकम्मल हक़ाइक़ फराहम करेगा, जबकि चेयरमैन नैब को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या दौरान ट्रायल माफ़ी देने का इख्तियार होगा। ये पड़ा जी आपका नैब, और ये ARY उर्दू के ऊपर ये खबर छपी हुई है। अच्छा, ये सारी वारदातें ये डाल रहे हैं, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे ये 2 नंबरी रोकी जा सकती है, और उसको लगातार मरियम नवाज दबा रही हैं और दबाव में ले रही हैं। रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही हैं कि मत डरो इमरान खान से। वो जब कोई इंसाफ करने लगते हैं तो वो कहती हैं इमरान खान से डर के फैसला कर रहे हैं और 2 नंबरी कर रहे हैं। अपने जो पालतू सहाफ़ी हैं या जो दानिश्वर हैं, उनको मरियम नवाज छोड़ देती हैं उनके ऊपर, और वो सारे चढ़ाई कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा होता है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और नोटिस ले लिया। हाई प्रोफाइल केसेस पर असरअंदाज होने के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से, यानी ये जो ECL के अंदर नाम डाल दिया जाता है कि पाकिस्तान से बाहर आप नहीं जा सकते, इससे जो नाम निकाले जा रहे हैं उन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है
कि ECL से नाम निकालने के लिए रूल्स में तब्दीली का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। यानी जो लोगों के पहले नाम ECL में आ गए थे, रूल्स आपने तब्दील कर दिए और उनके ऊपर भी इतलाक कर दिया आपने। आप आगे से रूल्स जो भी आप बनाते हैं उसका इतलाक आने वाले वक्त में होता है, गुजरे हुए वक्त के ऊपर नहीं होता। मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल्स की तब्दीली की मंजूरी देना मफादात से टकराव है। यानी ECL कवानीन को जो इन्होंने तब्दील किया उसकी जो मंजूरी दी है वो ऐसे लोगों ने दी है जिनका अपना नाम ECL के अंदर है। यानी राणा सनाउल्लाह ने राणा सनाउल्लाह को दरखास्त दी और राणा सनाउल्लाह ने राणा सनाउल्लाह की दरखास्त पे अमल करते हुए राणा सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया। ये हुआ था। अब इस तरह का वो कह रहे हैं कि जो काबीना खुद ECL के अंदर है वो खुद ही फैसला कर रही है कि ECL के कानून ही तब्दील कर दो अपने नाम निकालने के लिए, तो ये मफादात का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा ECL से जो नाम निकाले हैं इस मामले के ऊपर कि 22 अप्रैल 2022 को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। करप्शन 1 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मुकदमात के बारे में नाम ECL से निकाल दिए गए। यानी करप्शन के ऊपर भी नहीं और 1 करोड़ रुपए की चोरी अगर किसी ने की है टैक्स चोरी तो उसकी भी नहीं। अटॉर्नी जनरल बताएं कि ECL रूल्स के सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई, क्या तरमीम करते वक्त मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की गई। और नैब ने बताया जी कि हमारे साथ तो नहीं पूछा गया, हमारे साथ तो बातचीत नहीं की गई। तो ये सूरत हाल भी सामने आ गई है और नैब अफसरान के तबादलों की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है और बताया गया कि 174 अफराद ऐसे हैं जिनके नाम नैब की सिफारिश पर डाले गए। ताहम वकील ने अदालत में एतराफ़ किया कि ये नाम निकालते वक्त नैब से नहीं पूछा गया था। ये ECL वाला मामला है, नहीं पूछा गया था। और उसके बाद जो नैब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है और ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबर रातों रात खामोशी के साथ लगा दिए गए हैं। राजा रियाज ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर लगाए हैं और शहबाज शरीफ साहब का मुलाजिम ही है राजा रियाज। उसने टिकट जो लेना है शहबाज शरीफ साहब से तो वो जो कहेंगे वैसे ही करेगा। तो उसके बारे में औरिया मकबूल जान साहब क्योंकि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं तो वो बताते हैं उसमें से एक मेंबर के बारे में जो पंजाब का मेंबर लगाया गया है कि पंजाब से इलेक्शन कमीशन का नया मेंबर बाबर हुसैन भरवाना जब डेरा इस्माइल खान में असिस्टेंट कमिश्नर था तो वो उस गैंग का सरबराह था जो अफ़गानिस्तान से गाड़ियां स्मगल करके बेचते। गैंग में असलम भरवाना और हाजी अफजल शामिल थे जिनके खिलाफ मॉडल टाउन थाना गुजरावाला में FIR दर्ज हुई। वाह वाह, कमाल हो गया जी। ये औरिया मकबूल जान साहब ने इनका पोल खोला है और इसी तरह का एक और मेंबर भी लगाया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर लगा के एक और वारदात रातों रात डाल दी है और अब ये चेयरमैन नैब भी अपनी मर्जी का लाने वाले हैं, वो अगली वारदात होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाक फ़ौज ने खुद अपनी मुद्दत के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया है। पाक फ़ौज की शिकायत पर ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पाक फ़ौज की शिकायत पर PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हमायूं इफ्तिखार ने इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 21 मई की शाम ईमान मज़ारी ने आर्मी क़यादत के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इनके रिमार्क्स का मकसद फ़ौज की रैंक्स और फाइल में इश्तिहाल दिलाना था। मुकदमे के मतन के मुताबिक ईमान मज़ारी का ऐसा इक़दाम पाक फ़ौज के अंदर नफ़रत पैदा करने का बाइस बन सकता था और ये संगीन जुर्म है। पाक फ़ौज और सरबराह की किरदार कुशी से अवाम में खौफ पैदा करना रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की 9 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। देखिए, पाक फ़ौज को तो मरीम नवाज़ ने बहुत बुरा भला कहा है, जनरल बाजवा को बहुत बुरा भला कहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बुरा भला कहा है, पाकिस्तान के दीगर जर्नैलों को बहुत बुरा भला कहा है। 3-4 जर्नल्स को इन्होंने टारगेट किया है मरीम नवाज़ ने और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया है। ईमान मज़ारी की तो उस दिन वालिदा जो हैं वो गायब कर दी गई थी, गैर कानूनी उनको हिरासत में लिया गया था और उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड था, उसके अंदर उन्होंने नाजेबा जुमले बोले जो बिल्कुल नहीं बोले जाने चाहिए और गलत हैं। लेकिन ऐसे ही जुमले, ऐसी ही गालियां ना सिर्फ मरीम नवाज़ ने खुद आर्मी चीफ और दीगर जर्नैलों को दी बल्कि दिलवाई भी। और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये भी मरीम नवाज़ साहबा नारे लगवाती रही, हमारी फ़ौज है, मुझसे प्यार करते हैं, हमारा बड़ा दिल दुखता था और हम फ़ौज को कहते थे कि आप ये क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेते।
मुझे याद है एक दिन आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था, जब सलीम साफ़ी ने सिफारिश की कि अली वज़ीर को छोड़ दिया जाए, तो आर्मी चीफ ने कहा कि देखें, कोई मेरे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाता है या कुछ ऐसा करता है तो मैं अपनी ज़ात तक के हवाले तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, उन्होंने ये फरमाया था, लेकिन मेरी फ़ौज के ऊपर कोई हमला करे या उसकी तौहीन करे तो यहाँ पे समझौता नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि फ़ौज की तौहीन पर समझौता मैं कभी नहीं करूँगा, मेरे ऊपर जो लोग करते हैं, अटैक करते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो ईमान मज़ारी ने जो अटैक किया वो जनरल बाजवा पे किया था, जनरल साहब पे किया, उन्होंने फ़ौज के ऊपर अटैक नहीं किया। इसी तरह जो मरीम नवाज़ ने अटैक किया वो भी जनरल बाजवा पे किया था, वो भी बराह रास्त फ़ौज के ऊपर अटैक करने से गुरेज करती थी, लेकिन उन्होंने 2-3 जर्नलों के ऊपर अटैक किया था। अब लोग एक सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे बार बार कि ईमान ज़ैनब बाज़ारी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साबिका वज़ीर की बेटी हैं और उतनी ताकतवर नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर फ़ौज अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा रही है, जबकि मरीम नवाज़ क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी हैं और पंजाब की रहने वाली हैं और बहुत ताकतवर हैं, बलूच भी नहीं हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। इस तरह से लोग सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जैसा इंसाफ और एक जैसा सलूक होना चाहिए, और अगर हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं तो फिर नजम सेठी पे भी होना चाहिए, हामिद मीर पे भी होना चाहिए, बाकी सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और अगर ईमान ज़ैनब बाज़ारी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो रहा है तो फिर इसी तरह ईमान बाज़ारी के साथ साथ मरीम नवाज़ के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और उनके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने इदारों के ऊपर और लोगों को एतमाद होगा कि मसावी सलूक हो रहा है, लोगों को ये लगेगा कि पाकिस्तान सबके लिए एक जैसा है। लेकिन अगर मरीम नवाज़ फ़ौज को बुरा भला कहे, इदारों को बुरा भला कहे, नवाज शरीफ कहे और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो और बाद में एक लड़की ऐसी जिसकी माँ गायब है और वो ये बात कहे और वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है तो फिर उसके ऊपर पर्चा हो जाए, तो इसके ऊपर जो है वो सवालात तो उठेंगे। मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईमान मज़ारी के साथ जो हुआ, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसके मुताबिक हुआ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पे है कि मरीम नवाज़ के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।